हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति का बुक सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज का लोकतंत्रीकरण और बदलता स्वरूप। स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको मेन टॉपिक्स करवा दिए जाएंगे, बट अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इग्नू के अलावा हमारे पास DU, जामिया, BA, OU और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी आपको डिटेल नोट्स मिल जाते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में समाज सुधार एवं असमानताएँ कैसी थीं। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक बदलाव, मतलब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद हमें क्या क्या सामाजिक बदलाव देखने को मिले। लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन, जन आंदोलन बेसिकली हम देखेंगे। इसके बाद पिछड़े वर्ग व दलितों की चुनौतियाँ क्या क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य, लोकतंत्र एवं परिवर्तन जाति और लिंग भेद से कैसे इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद हम देखेंगे उदारीकरण। उसके बाद हम देखेंगे मानव विकास। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर को, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल, समाज सुधार एवं असमानताएं। भारत में औपनिवेशिक काल आपको पता होगा, जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आ रखे थे तो उस काल को हम औपनिवेशिक काल बोलते हैं। यह ग्लोबल टाइम्स के दौरान समाज सुधार और असमानताओं में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, मतलब हमें देखने को मिलते हैं कि उस टाइम पे क्या काफ़ी समाज सुधार हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज सुधार में क्या क्या चीज़ें हुई थी। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान समाज सुधार में कई पहलू देखने को मिले हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, समाज में जातिगत और धार्मिक असमानताओं के खिलाफ आंदोलन, महिला सशक्तिकरण की पहल और शैक्षिक सुधारों के लिए उत्साह देने वाली गतिविधियां इस अवधि में महत्वपूर्ण रही हैं। आप लोगों को पता होगा, जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो उस टाइम पे हमारे भारत में कई सामाजिक सुधार गतिविधियां हुई हैं, जिसके दौरान हमारे भारत में समानता लाने का बेसिक काम हुआ था और लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, ये सब चीज़ें हुई थी उस टाइम पर। इसके बाद हमें देखने को मिलती है असमानताएं। भारत में औपनिवेशिक काल में असमानताओं का मुद्दा भी उच्च स्तर पर उठ गया। धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानताएं समाज में मौजूद रही हैं और उन्हें दूर करने के प्रयास किए गए थे। विभिन्न समाज सुधार आंदोलन ने इस दिशा में काम किया, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा और समानता के लिए लड़ाई। हमें देखने को मिलता है कि भारत में, आप लोगों को पता ही होगा कि पहले के टाइम पे काफ़ी असमानताएं हमें देखने को मिलती थी जाति के बेसिस पे। जैसे जो दलित कास्ट थी उनको काफ़ी शोषण का सामना करने को मिला था। तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक काल में कई प्रयास किए गए हैं जिससे कि समाज सुधारों आंदोलन किए गए थे, जिससे कि इनके मतलब जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी उसमें। इन पहलुओं के माध्यम से भारत में समाज में सुधार की दिशा में काम किया जा सकता है और असमानताओं को कम करने के लिए नए उपाय बनाए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो इनसे भी हम कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेकर और अच्छे काम कर सकते हैं, जिससे कि भारत और अच्छे से डेवलप कर पाए इक्वालिटी के साथ, मतलब सभी लोगों को इक्वालिटी मिले। ग्लोबल टाइम्स की यह पहल विशेष रूप से भारतीय समाज को आधुनिकीकरण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके बाद देखते हैं हम स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक बदलाव हमें क्या क्या देखने को मिले। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात समाज में कई महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव देखने को मिले हैं। यह बदलाव विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, जैसे कि राजनीतिक बदलाव। हम लोगों को पता है, जब मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद हमें कई बदलाव देखने को मिले हैं भारत में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दे ही रखा है राजनीतिक बदलाव। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। देश ने गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने लगा। चुनावी प्रक्रिया, सरकारों की प्रणाली और नागरिकों के अधिकारों
में सुधार हुआ है। मतलब ने देखा होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारा जो भारत है एक गणतंत्र और लोकतंत्र देश के रूप में उभरा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, आप लोगों को पता ही होगा। इसी के साथ साथ भारत में राजनीतिक बदलाव की अगर हम बात करें तो चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई थी। उसके बाद सरकारी प्रणाली भी, नागरिकों के अधिकारों की अगर हम बात करें तो वो चीज़ें भी हमारे स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई है। इसके बाद सामाजिक सुधार हुए काफ़ी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक सुधार हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कानूनी सुधार किए गए। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में सुधार हुआ है और उनके समर्थन में सरकारी योजनाओं की भी शुरुआत की गई थी। अब आप लोगों को पता ही होगा भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है, जिससे कि महिलाओं के जिसमें महिलाओं के राइट्स की बात की जाती है, उनको इक्वालिटी देने की बात की जाती है। इसी के साथ साथ आप सामाजिक सुधार की अगर हम बात करें तो हमारा को पता ही है कि कास्ट सिस्टम सबसे मेन आ जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ों के ऊपर भी कई सुधार किए गए हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं भारत में। यहाँ तक कि विशेष रूप से आधुनिक और उद्यमी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में सार्थक प्रयास किए गए हैं। मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आर्थिक बदलाव देखने को मिले हैं। मतलब भारत का डेवलपमेंट हुआ है आर्थिक अगर नज़रिए से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था भारत की बड़ी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण भी आ गया है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लग गई हैं। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है भारत में स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद संवैधानिक सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना संविधान बनाया। हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमें आज़ादी मिली थी, संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार दिए हैं। हम लोगों को पता ही है संविधान में सारे ही लोगों को इक्वालिटी का राइट मिल रखा है और अलग अलग राइट्स मिल रखे हैं, जिसके मतलब जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड हो रखे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रकटन स्वरूप जन आंदोलन। मतलब जन आंदोलन ने कैसे लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन लाए हैं। तो जन आंदोलन द्वारा आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना भी जन आंदोलन के द्वारा ही हुई है। पहले के टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स ने रूल कर रखा था इंडिया पर जन आंदोलनों के द्वारा ही ब्रिटिशर्स से हमारी इंडिया जो थी वो फ्री हुई। तो वो भी एक तरीके से लोकतंत्र की ओर बढ़ावा हुआ था। तो जन आंदोलन से लोकतांत्रिक बढ़ावा तो मिला है, सामाजिक परिवर्तन तो होते ही हैं, हम पहले की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1947, हम लोगों को पता ही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की शपथ खाई। इसमें भारतीय जनता ने विभिन्न सत्याग्रह, धर्मयुद्ध और अन्य असमंजस मुद्दों पर विशेष अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। इस आंदोलन ने लोकतंत्र की मूल नींव रखी और देश को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम से क्या हुआ था, बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हो गया था ब्रिटिशर्स के चंगुल से। उसके बाद हमारा जो भारत है वो क्या है, एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। चिपको आंदोलन, आप लोगों को पता होगा चिपको आंदोलन एक आंदोलन था जिस में क्या हुआ था, उत्तराखंड के केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के विरुद्ध हुआ, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। इस आंदोलन में पर्यावरणीय जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पर्यावरण संरक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है। आप लोगों को पता होगा चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, बेसिकली वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होने लग गई थी उस टाइम पर। तो ऐसे में जो वहाँ के वन्य जीव मतलब ऐसे लोग होते थे जो कि बेसिकली वन पर ही डिपेंडेंट होते थे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी ताकि वो लोग पेड़ों को ना काट पाए। इसके बाद आर्य समाज आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यह आंदोलन धार्मिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतना संगठन था। इसने समाज में सामाजिक बदलाव और धार्मिक सुधारों को प्रेरणा दी थी।
इसके बाद ब्राह्यो समाज, ये सारे आपके अलग अलग आंदोलन हैं। आप इसकी जगह और जो आपको आंदोलन आते हैं वो भी लिख सकते हो, जिसके थ्रू हमारे भारत में लोकतंत्र और सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो ब्राह्यो समाज में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित इस समाज ने अनेक सामाजिक प्रतिबंधों को ख़त्म किया और समाज में शिक्षा, स्त्री सम्मान और धार्मिक सुधारों के लिए प्रोत्साहन दिया। खिलाफत आंदोलन आपको पता ही होगा, ये 1920 में हुआ था। यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय के बीच खिलाफत मूवमेंट के रूप में आरंभ हुआ, जिसमें उन्होंने खिलाफत संस्था की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधारों को प्रेरणा दी और देश के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये आंदोलन भारतीय राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को जोन से भी जन आंदोलन, अभी तक भारत में जितने भी जन आंदोलन हो रखे हैं आप लोगों को पता ही होगा, वो किसी न किसी वे में अच्छे तरीके से ही हुए हैं। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं, या फिर हमारे नेचर से रिलेटेड, या फिर अगर हम सामाजिक सुधार की बात करें उससे रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसने क्या किया, भारत में लोकतंत्र की स्थापना को मजबूत किया है और ज़्यादा सामाजिक न्याय बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी प्रेरणा दी है, जिससे कि लोगों को पता चले उनके राइट्स क्या हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम टॉपिक देखें, पिछड़े वर्गों व दलितों की चुनौतियाँ। भारत में ऊंची जातियों के आधिपत्य मतलब होता है मतलब डोमिनेंस एक तरीके से, और पिछड़े वर्गों व दलितों की चुनौतियों का मुद्दा एक लंबे समय से चल रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विचार किया गया है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि पिछड़े वर्ग अगर या फिर हम दलितों की बात करें तो उस टाइम पे उनके साथ काफ़ी शोषण होता था। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक असमानता। इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत टाइम से चलता आ रहा है, पर जो बीच में कास्ट सिस्टम बहुत ही गलत हो गया था। उस टाइम पे जो छोटी कास्ट होती थी उनको बहुत ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ा था, जो कि ऊंची जातियाँ होती थी उनसे वो लोग काफ़ी उन्हें बुरा मानते थे और उन्हें बहुत गंदा ट्रीट करते थे। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई थी। सबसे पहले आर्थिक और सामाजिक असमानता की चुनौती थी। ऊँची जातियाँ, जो ऊँची जातियों के आधिपत्य होते थे, मतलब उनका जो डोमिनेंस होता था, उसके कारण उन्हें अधिक संसाधनों और सुविधाओं का लाभ, जो ज़्यादातर लाभ होते थे वो क्या करते थे, जो ऊंची जाति के लोग होते थे वही ले लेते थे। ऐसे में जो दलित हो गए या पिछड़े वर्गों के समुदाय के लोग हो गए, उन्हें उन संसाधनों की सुविधा से वंचित रखा जाता था। इससे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। ऑब्वियसली अगर उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो कैसे अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज क्या होते थे, ऊंची जातियों के लोगों के अंडर में ही आ जाते थे। मतलब वही ज़्यादातर रिसोर्सेज का यूज़ करते थे और अपना डेवलपमेंट करते थे। ऐसे में जो छोटी कास्ट के लोग हो गए या फिर दलितों की बात अगर हम करें तो उन लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाता था रिसोर्सेज से। तो ऐसे में वो अपना डेवलपमेंट करने की भी नहीं सोच पाते, मतलब उनका नॉर्मल लाइवलीहुड भी ठीक से नहीं चल पाता था, तो वो अपना डेवलपमेंट करने की क्या ही सोचेंगे, ये चीज़ हो जाती थी। इसके बाद देखें शिक्षा और रोज़गार की समस्या। तो दलितों के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय में शिक्षा की अधिकांशता और उच्च शिक्षा तक पहुंचने में कमी होती थी। ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो ऐसे में उन्हें एजुकेशन के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता था और उन्हें एजुकेशन मिल भी नहीं पाती थी ठीक से। यह उनके रोज़गार के अवसरों को प्रभावित करता था और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाता था। अब बेसिक सी बात है, अगर आप उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी तो उनके पास नॉलेज नहीं होती थी, और अगर नॉलेज नहीं होती थी तो ऐसे में उन्हें कोई भी रोज़गार नहीं देगा। तो ऐसे में वापस उनके सामने क्या है, आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ता था ऐसे में, क्योंकि उनके पास जॉब्स ही नहीं होती, तो उनके पास इनकम कहाँ से आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इसके बाद सामाजिक उत्पीड़न और हिंसा। दलित समुदाय के सदस्यों को समाज में स्थिति से संबंधित उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह उनकी मानवीय और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है और उनके लिए जीवन की सामान्य सुविधाओं तक पहुंचने में बाधाएं डालता है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा दलितों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत हिंसा का सामना करना पड़ता था, जिससे क्या है उनकी जो स्थिति है और दिन पर दिन ख़राब होती जाती थी। ऐसे में उन लोगों को जो सामान्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती थी, तो वो भी उनके सामने एक चुनौती की तरह ही उभरा।
आरक्षण की आवश्यकता और विवाद। अब आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आरक्षण दे रखा है, तो उसकी आवश्यकता और विवाद की अगर हम बात करें तो आरक्षण एक माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों की समाज में समानता प्राप्त करने में सहायता करती है। लेकिन इसके प्रयोग में हुए विवाद और उसके उपयोग से जुड़े मतलब इस पे बेसिकली विवाद भी उठते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, एक तरीके से उन्हें आरक्षण दे रखा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आरक्षण देंगे तो समाज में समानता बढ़ेगी, पर इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद आप लोगों को देखने को मिलते ही हैं, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद सामाजिक जातिवाद। ऊंची जातियों के आधिपत्य और वर्ण व्यवस्था के कारण सामाजिक जातिवाद और भेदभाव भी अपनी जड़ें जमा रहे हैं, जिससे दलितों और पिछड़े वर्गों को समाज में समानता प्राप्त करने में और कठिनाइयाँ होती हैं। तो सामाजिक जातिवाद भी एक तरीके से दलितों के सामने या फिर पिछड़े वर्गों के सामने एक बड़ी चुनौती की तरह ही उभरता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए समाज, सरकार और सामाजिक संगठनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। शिक्षा, आर्थिक सुधार, सामाजिक जागरूकता और समानता के प्रति समग्र प्रतिबद्धता से ही इन समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। बेसिकली ये जितने भी हमने अभी तक समस्याएं पढ़ी हैं, इनको हल करने के लिए सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा, जिससे कि समाज में और समानता आए, ये लोग भी अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, उनको एजुकेशन अच्छे से मिले, उनको जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं वो अच्छे से मिले। सामाजिक जागरूकता की अगर हम बात करें तो वो उनके मतलब उनको मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि उनके राइट्स क्या क्या होते हैं, ताकि उनका शोषण ना हो पाए। इसी के साथ साथ समानता को भी और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए सबको। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य, लोकतंत्र एवं परिवर्तन, जाति और लिंग भेद। राज्य, लोकतंत्र और परिवर्तन के संदर्भ में जाति और लिंग भेद दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यह दोनों ही क्षेत्रों में समाज में समानता और न्याय के प्रति चुनौतियों को प्रकट करते हैं। अगर हम जाति की बात करें तो सामाजिक बनावट है ये। सबसे पहले जाति ऑब्वियसली समाज ने ही बनाई है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्रमुख सामाजिक बनावट है, जिसमें समाज को वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यवस्था ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है और विभिन्न समाजों में परंपरागत रूप से स्थापित है। तो अगर हम जाति की बात करें तो ये सामाजिक बनावट है ही। ये क्या है, पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, पर पुराने टाइम पे जाति अलग अलग टाइप की होती थी। वो मतलब बेसिकली कर्मों पे डिपेंड करती थी कि जैसा जो लोग काम करेंगे वैसे उनकी जाति हो जाती थी। पर आज के टाइम पे जो जाति है वो बर्थ बेसिस पे कर रखी है, जो कि गलत है। इसके बाद चुनौतियों की अगर हम बात करें, जातिवाद और जाति के आधार पर असमानता बढ़ती है। ऑब्वियसली आपको पता है, अगर हम जाति करेंगे तो ऐसे में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संदर्भ में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इनकी चुनौतियों की बात करें तो इनइक्वालिटी अगर बढ़ेगी तो ऐसे में उनको शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक रूप से भी काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद समाज में समानता के प्रति लोकतांत्रिक राज्यों में संविधान और कानून व्यवस्था द्वारा समाज में समानता को प्रोत्साहित करने के प्रयास। जातिवाद और जाति के आधार पर असमानताएं अभी भी विशाल चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। तो जाति की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से गलत सिस्टम बना रखा है, जिसके कारण क्या है, कुछ एक वर्ग अपना डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर पाते, और अगर अपना वो डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे तो ऐसे में वो क्या है, देश का डेवलपमेंट भी मतलब नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएंगे देश के लिए भी, उससे इकोनॉमिक में भी डिफरेंस पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या है, समानता को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी अपना आगे आकर काम कर पाएँ, अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ, अच्छे से अपनी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएँ, ताकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी ना करना पड़े। इसके बाद अगर हम लिंग भेद की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक समानता। लिंग असमानता समाज में गहरी असमानता का कारण बनता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार अवसरों और नेतृत्व के क्षेत्र में पहुंच से वंचित किया जाता है। अगर हम लिंग भेद की बात करें तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में तो खैर नहीं होता था, जब बीच से क्या है मतलब मिडिल, अगर हम भारत में देखें तो लिंग भेद भी काफ़ी एक मेन टॉपिक बना हुआ है। ऐसे में क्या है, जो वर्ग है उन्हें महिला मतलब जो स्त्री वर्ग है उनसे ज़्यादा ऊंचा माना जाता है।
महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थितियों में। अगर वो सेम काम भी करती थी तो उन्हें पहले के टाइम पे क्या है, कम इनकम दी जाती थी पुरुषों के अगर हम देखें मतलब पुरुषों के हिसाब से तो उन्हें कम इनकम दी जाती थी। लिंग असमानता समाज में गहरी असमानता का कारण है, आप लोगों को पता ही है। मतलब लोग बहुत जज करते हैं फीमेल्स और मेल्स को। मतलब महिलाओं को तो उच्च शिक्षा, आज के टाइम पे तो खैर इतना नहीं होता, पर पहले के टाइम पे क्या होता था, महिलाओं को वंचित रखा जाता था उच्च शिक्षा से। मतलब उन्हें प्राइमरी एजुकेशन जो मिल जाती थी, उसके बाद उन्हें हायर एजुकेशंस के लिए मतलब प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता था कि करे। ऐसे में लोग सोचते भी नहीं थे कि उनको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। उनको एजुकेशन नहीं मिली तो ऑब्वियसली उनको रोज़गार के अवसरों में कमी देखने को मिलती थी। मतलब रोज़गार के अवसर उन्हें कम मिलते थे। नेतृत्व, अगर हम देखें कि कोई महिला को नेतृत्व नहीं करने दिया जाता किसी से, इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है। कानूनी और सामाजिक प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सरकार लिंग असमानता को दूर करने के लिए कई कदम उठाती है। हम लोगों को भी पता है कि गवर्नमेंट द्वारा कई पॉलिसीज़ चलाई गई हैं जिससे कि जो लिंग भेद है वो कम हो। लेकिन अभी भी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और लोगों के मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर हम देखें तो फीमेल्स और मेल्स को इक्वल राइट्स ही मिल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स को कम मिल रखे हैं या मेल्स को ज़्यादा मिल रखे हैं। आज के टाइम पे भी क्या होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अगर हम देखें, मतलब लोगों के माइंडसेट में ही क्या है कि थोड़ा थोड़ा है ये चीज़ कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से थोड़ा सा कम, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है आज के टाइम पे भी। उदारीकरण, गरीबी और सामाजिक बदलाव के बीच गहरा संबंध है। अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उदारीकरण। यह तीनों के मध्य के मुख्य पहलुओं पर विचार किया गया है। अगर हम उदारीकरण की बात करें तो इस बेसिकली आपका जन आंदोलन से ही रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, उदारीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की दिशा में अधिक संलग्न करने का माध्यम बनाया है। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी कम करने के लिए नए अवसरों की स्थापना हुई है और सामाजिक बदलाव को गति मिली है। उदारीकरण से क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिला है अच्छे नज़रिए से। विभिन्नता के साथ सामर्थ्य का विकास, उदारीकरण ने विभिन्न समाजों और समुदायों के बीच संवाद और सहयोग के लिए मंच प्रदान किया है। यह सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करता है जो कि गरीबी कम करने और समाज में समानता बढ़ाने में मददगार हो सकता है। अगर हम गरीबी की बात करें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलू है। गरीबी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है जो विभिन्न कारणों से प्रेरित होती है, जैसे कि असंतुलन, अवसरों की कमी और विभिन्न सामाजिक विभाजन। मतलब गरीबी इन कारणों से बढ़ती है, जैसे हमें असंतुलन देखने को मिलता है या लोगों के पास अवसरों की कमी होती है, रोज़गार के अवसरों की कमी। तो ऐसी स्थिति में हमें गरीबी देखने को मिलती है। सामाजिक बदलाव के प्रति चुनौतियाँ, गरीबी सामाजिक बदलाव को विकसित कर सकती है और उसे रोक सकती है अगर इन्हें निष्कर्षीय और संकुचितता के साथ देखा जाता है। इसे कम करने के लिए शिक्षा, रोज़गार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हमें गरीबी कम करनी है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या, शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाना पड़ेगा और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों में भी सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि हमें इस चीज़ से काफ़ी ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। सामाजिक बदलाव, समाज में बदलाव की दिशा, सामाजिक बदलाव अभिवृद्धि के लिए जीवन शैली, सोच और संस्कार में परिवर्तन की दिशा में होता है। यह समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता को बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। सामाजिक बदलाव के अवसर, सामाजिक बदलाव में हमें सामाजिक बदलाव के अवसर भी देखने को मिलते हैं। उदारीकरण ने विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने और उन्हें साझेदारी और विकास के लिए उकसाने का माध्यम प्रदान किया है। इससे उन्हें अपने अधिकारों की अधिकता, समानता और समाज में सामर्थ्य का विकास करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार उदारीकरण, गरीबी और सामाजिक बदलाव के बीच गहरा संबंध है और उन्हें समझने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण से ही उन्हें परिकल्पित किया जा सकता है। मानव, ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला वीडियो का, मानव विकास संदर्शिका एवं वास्तविकता। मानव विकास संदर्शिका, ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव और वास्तविकता यानी कि रियलिटी, दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मानव समाज और संदर्भ के विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह दोनों अलग अलग पहलुओं से मानव जीवन और समाज की समझ में मदद करते हैं। मानव विकास संदर्शिका,
ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो यह इसकी व्यापारिक परिभाषा क्या होगी? मानव विकास संदर्शिका मानव विकास को समझने का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। मतलब बेसिकली ये क्या है, मानव को समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे संसाधनों के उपयोग, उपलब्धता और समानता के माध्यम से मानव जीवन के प्रति संवेदनशीलता और योग्यता को माप किया जा सकता है। मतलब योग्यता देखी जा सकती है। इसका मुख्य ध्यान व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर होता है। मतलब मानव विकास संदर्शिका का मेन फोकस किस पर होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर। माप उपकरण अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इस संदर्शिका में मानव विकास इंडेक्स जैसे मापक उपकरण का उपयोग किया जाता है जो देश और क्षेत्रों के बीच विकास के माप के लिए उपयुक्त होता है। HDI में जीवन काल, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन काल, शिक्षा स्तर और आय स्तर को मापा जाता है। मतलब इसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव कैसा होगा। इसके बाद लक्ष्य की अगर हम बात करें HDP की, तो मानव विकास संदर्शिका का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत समृद्धि, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना होता है। यहाँ का ध्यान व्यक्तिगत संतोष, शिक्षा का प्रदान, स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय सुविधाएं सम्मिलित। वास्तविकता की बात करें अगर हम, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। वास्तविकता का मुख्य ध्यान समाज, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था में विकास के अवसरों, संचार की उपलब्धता और आर्थिक वृद्धि के प्रति संकटों को देना होता है। अंदरूनी प्रणाली की जांच अगर हम रियलिटी में बात करें, तो वास्तविकता में अंदरूनी प्रणाली की जांच जैसे कि विभाजन, असमानता और समाज में विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ का ध्यान अवसाद, अन्याय और संघर्ष की प्रतिष्ठा में रखा जाता है। अगर हम समस्याओं का सामना की बात करें, तो वास्तविकता में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष उपायों और नीतियों की आवश्यकता होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लागू की जा सकती हैं। मानव विकास संदर्शिका और वास्तविकता दोनों का अध्ययन और समझ उस दिशा में महत्वपूर्ण है जिसमें समाज और राष्ट्रों के विकास की समर्थनों को समझा और सुधारा जा सके। इन दोनों के माध्यम से समाज के विकास के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण उपलब्ध होता है जो कि गहराई से विचार करता है। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको डिटेल्स नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।